नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान और आज है इसकी क्लास 3 लेक्चर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर 2 जो था वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का 21। ठीक है, रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य है। रस्साकसी क्या होती है आप सभी को पता होगा। रस्साकसी दोनों तरफ से एक रस्सी को पकड़ा जाता है और एक दूसरे से क्या करते हैं, इधर उधर इसको खींचते हैं। ठीक है, और खींचने के बाद में क्या होता है, एक टीम जीत जाती है। कौन? जो ज़्यादा बल लगाती है वो टीम जीत जाती है। अब भैया रस्सी पर बल लगाया गया मतलब विस्थापन हुआ है, कार्य होगा। ठीक है, तो कार्य होगा तो कौन सा कार्य होगा? धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक, शून्य, अपरिभाषित। शून्य कब होता? यदि रस्साकसी में कोई भी टीम नहीं जीतती है ना, तो आपका कार्य क्या हो जाता? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो धनात्मक कार्य हुआ है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 आपका। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला है ना, जो आपको कल मैंने बताया था, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें क्या मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? 1/2 गुणित है ना इंटू mv²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m क्या दिया है? 200 ग्राम। तो भैया एक चीज समझ लेना कि ये आपका ग्राम में है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो ग्राम से आप जो आपका मास जो दिया हुआ है वो कितना है? 200 ग्राम। तो इसको आप चेंज करोगे तो इसमें कितने का? किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 का आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपने कट की है ना, 10 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, 0.2 kg। तो m की जगह पर 0.2 kg रखूंगा मैं। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/2 इंटू m कितना हो गया आपका? 0.2। या फिर मैं इसको 2/10 भी ऐसे के ऐसे भी लिख सकता था, ताकि हमारी क्या हो जाए है ना, जैसे मान लो मैंने इसी को लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, v क्या है आपका? 5 है ना, वेग 5 है तो 5 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, इस 5 से इस 2 से आप 2 को कट कर सकते हैं है ना, 2 से 2 को कट कर दिया है ना, 5 से इसको किया, 5 2 जा। अब ये कितना बचा हमारा? 5/2 और ये कितना होता है? 2.5 है ना। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 2.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो आपका कितना कार्य होगा? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 2.5 जूल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखो भैया ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है ना, आपकी जो ANM की एग्जाम होती है उसमें। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में आपका एक आंसर आया था, आपको ध्यान हो तो 1:4 है ना, और उसको हम क्या लिख सकते थे? 1/4 है ना, क्या लिख सकते थे? 1/4। ये वही क्वेश्चन है, केवल इसकी लैंग्वेज चेंज है बस। ठीक है, क्या था कि एक वस्तु का वेग v है और दूसरी वस्तु का क्या था उसमें? 2v। ठीक है, तो क्या आया था? 1:4 मतलब 1/4 गुनी रह जाएगी। ठीक है, इसका आंसर होगा 1/4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कार्य की इकाई है, देखो पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा है अर्ग और चौथा है A व C। ठीक है, A व C, एक क्या है जूल और C क्या है? अर्ग। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखो कार्य की जो एसआई पद्धति में इकाई है, क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा था। एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो आप जूल लगाते। ठीक है, क्या लगाते? जूल लगाते। ठीक, और अगर वो पूछता सीजीएस में क्या है तो आप लगाते अर्ग, क्योंकि कार्य की सीजीएस में इकाई अर्ग होती है। और ये एक बात ध्यान रखना कि आपका एक जो जूल होता है ना, एक जो जूल होता है वो आपका 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है ना। 10⁻? कितनी? 7। ठीक है, 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भार उठाने वाला 100 किलोग्राम भार को अपने कंधे पर 1 मिनट तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है ना, मतलब उसने भार को कितने घंटे तक? 1 घंटे। अब एक बार बताओ, ये क्वेश्चन वापस से MPSI में रिपीट हुआ। अब
क्या कह सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को? वहां पर क्या दिया था कि एक कूली जो स्टेशन पर खड़ा है और अपने सर पर बैग उठाए हुए है, तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? तो हमने क्या लगाया था? शून्य। अब आप समझ जाओ कि भले वो 100 किलोग्राम का भार उठाए हुए कंधे पर खड़ा है, अगर उसका विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? शून्य। मतलब कहने का क्या है भाइयों, क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अपने हम सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को, इसलिए बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 26। रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। रेडियो जो होता है वो आपका किससे चलता है? कभी सेल लगाते हैं, सेल में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, विद्युत से चलता है, और ध्वनि में, है ना, तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पहाड़ों से मैदान में बहते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई पहाड़ों पर से जब पानी नीचे बह के आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है ना, उसकी चाल क्या होती है? बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि हिमालय से बहने वाली नदियों की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है, और जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्र में आती है ना, और तेज होती जाती है, मतलब नीचे, ऊपर से नीचे जैसे आएगी और तेज होती जाती है। तो पहाड़ों पे से जब आएगी, है ना, पहाड़ों पे से जब बहता हुआ पानी आएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी। तो देखो, बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? स्थितिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, घटेगी नहीं घटेगी, एक जैसी रहेगी, बिल्कुल नहीं। क्या होगी? कम होगी। स्थितिज ऊर्जा तो कम होगी, और किस में परिवर्तित होगी? गतिज ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत शक्ति संयंत्र पर होता है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र मतलब हाइड्रो पावर जनरेशन, है ना। आप लोग सभी अगर एमपी के हैं तो पुनासा डैम गए होंगे, ठीक है ना। एनटीपीसी भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। वहां पर क्या करते हैं? नदी को रोकते हैं, ठीक है ना, पानी को क्या करते हैं? भंडारित पानी को रोकते हैं। और जब पानी भरा होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मतलब भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पानी वाष्प में बदलता नहीं, ये एनटीपी उसमें होता है, थर्मल पावर में विद्युत पानी से निकाली जाती है, ऐसा होता ही नहीं है भाई। पानी से कैसे विद्युत निकलेगी? भंडारित पानी में निहित गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखें, है ना, पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदलेगी? विद्युत ऊर्जा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ऊंचाई से गिराई जाती हैं, किस क्षण उनका बराबर होगा? अब असमान द्रव्यमान से मतलब क्या है? मान लो आपके एक हाथी और चींटी को आप गिराते हैं ऊपर से पृथ्वी की ओर, तो आप ध्यान रखना कि दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, दोनों का त्वरण वही होगा, क्योंकि पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है जी क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड। अब चाहे वो भारी हो वस्तु या हल्की हो, उसका द्रव्यमान कम हो या ज्यादा हो, इसी वेग से पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर खींचेगी। आपके पास छत होगा, छत पे से आप दो पत्थर को गिरा के देखना, एक भारी और एक थोड़ा सा हल्का, दोनों को जब आप वहां से गिराओगे तो आप पाओगे कि दोनों पत्थर एक साथ नीचे पहुंचेंगे। आ गई बात समझ में? मतलब उन दोनों पे जो त्वरण है पृथ्वी का वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि त्वरण जो आपका होता है सेम। तो सब पहला ऑप्शन संवेग, फिर क्या है? त्वरण, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका त्वरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार मार्ग पर पथ पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य होता है। भाई जब एक पत्थर को आपने रस्सी से बांध लिया और आप घुमा रहे हैं उसको, तो कार्य क्या धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या अपरिभाषित? पृथ्वी जो है आपकी क्लियर, वो अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, और वो पत्थर भी जो होता है वो अपने अक्ष पे घूमता है। हम हाथ से रस्सी को पकड़े हुए होते हैं और उसका कुछ भी विस्थापन नहीं होता, और अगर वस्तु का विस्थापन नहीं होता तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो ये कार्य क्या हो जाएगा? इसमें शून्य हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक तने हुए गोफन, जो गोफन होती है आप नहीं समझे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आया था, शुद्ध हिंदी लिखी थी। ये गोफन क्या होती है? इंग्लिश में इसको स्लिंग बोलते हैं ना, स्लिंग होती है, ठीक है ना, जिसमें आप पत्थर को दूर तक फेंकते हैं। एक रबर लगी होती है इसमें, लकड़ी का इसका हैंड होता है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें एक रबर लगी होती है जिसके माध्यम से आप पत्थर को खींचकर, रबर के माध्यम से खींचकर दूर तक फेंकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक तने हुए गोफन में क्या होती है? अगर तना हुआ है तो क्या है उसमें? तो भैया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कभी कभी स्प्रिंग दे देता है, तने हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा या फिर स्थिर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक औरत एक सूटकेस 30 न्यूटन वजन फर्श से 1.5 मीटर ऊंची अलमारी में रखने के लिए उठाती है, तो औरत द्वारा बक्से पर लगाए गए बल से कितना कार्य होगा। अब देखो ये सिंपल सी बात है कि आप इसको बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया। सबसे ज्यादा इसमें ध्यान ये रखना कि लास्ट जो पूछा क्या है उस पर ध्यान होना चाहिए। कार्य किया जाता है, क्या पूछा है, कितना कार्य, ठीक है। और हमें पता है कि सर ने स्टार्टिंग में ही बताया है W इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, F इंटू एस, ठीक है। अब आप क्या करें, कार्य निकालना है ना, तो W बराबर आप क्या लिखोगे, F कितना है 30 न्यूटन, देखो ये 30 न्यूटन दे दिया, 30 रख दिया है ना, और S विस्थापन कितना 1.5, ठीक है 1.5, ठीक है। तो हमने ये भी दोनों चीजें पुट कर दी। आगे अपन इसको सोल्व कर देते हैं बस, है ना। अगर मान लो यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 आप काट दोगे, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, है ना, फिर 15 3 जा 45, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गेंद तिरछे तल पर घूमती है तो वह रखती है, तिरछा तल मतलब जैसे मान लो कोई घाटी वगैरह हो, ठीक है ना, ऐसी हो जहां पर बॉल है ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन उसकी रफ्तार भी कम होती जाती है, वो स्थिर होने का प्रयास करती है, मतलब क्या होती है, वह क्या रखती है, एक तो गति भी बरकरार है, थोड़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती भी है और रुकती भी है, मतलब क्या होता है कि गतिज और गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही होता है भैया इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है ना, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था माइक्रोफोन के लिए, है ना, और वहीं पर मैंने लाउड स्पीकर का भी आपको बताया था, ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, है ना, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 हार्स पावर बराबर होता है, 1 हार्स पावर आपकी शक्ति को मापने की इकाई होती है, बड़ी इकाई होती है। और आप एक चीज इसमें ध्यान रखने, ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जाता है, एसआई पद्धति या फिर एमकेएस पद्धति में आपका 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, तो आप एमकेएस में जो लिखेंगे, है ना, और यही चलता है भारत में, है ना, एमकेएस पद्धति का अगर वो कहते हैं मीट्रिक प्रणाली, ठीक है, तो इसमें 735.5, कई बच्चे गलत करके आते हैं, है ना, 735.5 वाट होता है। अगर वो बोले सीजीएस पद्धति, है ना, सीजीएस पद्धति जो होती है ना, सीजीएस पद्धति, और इस पर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। अब देखो ऑप्शन में अगर 735 है ही नहीं तो आपको 746 वाट ही लगाना है, आ गई बात समझ में। और अगर उसने पूछ लिया कि मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है, तो भैया ध्यान रखें 735.5 वाट होता है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 745 वाट, 746 वाट, 176, तो 735 तो है नहीं, तो 746 ही लगाएंगे, ठीक है। और सर दोनों आ गए तो दोनों आ गए तो भैया मैं ये बोलूंगा, आपको ये सजेशन दूंगा कि भारत में जो बिल आता है, जो प्रणाली बनती है, वो आपकी 735.5 से बनती है, यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है तो इसकी ऊर्जा बढ़ती है। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो ध्यान रखना कि उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। किसी ऊष्मा से क्या होता है, जैसे पानी है, पानी को भी जब आप गर्म करोगे ना तो उसके जो कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और बुलबुले के रूप में नीचे से कहाँ आएंगे, ऊपर की ओर आते हैं तीव्रता से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा, क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश के जाने में कार्य का माप होगा, है ना। अब दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, अब एक बात सुनिए, एक कोई भी कंडक्टर है ना, इतना बड़ा है, कंडक्टर से मतलब आप ये समझ ले चालक तार भी हो सकता है। अगर मैं एक आवेश को हम Q से शो करते हैं, अगर आवेश को हम यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा, कार्य होगा।
और किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य होता है वही आपका क्या होता है, विभवांतर होता है। इसको हम V बराबर W/Q से शो करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज पढ़ने को मिलेगी, है ना। V बराबर, V का क्या है यहाँ पर, विभवांतर, W है कार्य और Q क्या है, आवेश। तो बताइए मुझे, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति, ठीक है, धारा, विभवांतर, क्या हो गया, विभवांतर। चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वायु ऊर्जा उत्पादन किस पर निर्भर करता है? वायु की दिशा पर, वायु के वेग पर, आर्द्रता पर, अवक्षेपण पर। ठीक है, आप देखो मेरी बात सुनो, अवक्षेपण तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री वाला वर्ड है, मिक्सचर के द्वारा होता है, केमिक, है ना, तो इसको अपन नहीं लेंगे, एक क्रॉस ही हो गया डायरेक्ट। आर्द्रता पर, भाई नमी पर क्यों डिपेंड करेगी, आपने सबने पवन चक्कियां देखी है, ठीक है ना, पवन चक्कियां वायु के वेग पर, हाँ बिल्कुल पवन चक्कियां वायु के वेग पर निर्भर करती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी आप नीचे से भी काटते चलते हो, कुछ ऑप्शन होते ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमानी की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ना, कमानी की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। कब होती है? जो कमानी की स्थितिज ऊर्जा है, एक कमानी होती है, कमानी सबने देखी होगी, है ना। कमानी क्या होती है, जब खींची हुई रहती है तब उसकी है ना, जैसे स्प्रिंग, अपन ने 2-3 चीजें पढ़ ली, गोफना पढ़ लिया, स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका मतलब है कि जब खिंचा हुआ रहेगा ना तब आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए, जब उसे संपीड़ित करते हैं, संपीड़ित मतलब क्या करना है, छोड़ देना, दबाना, कंप्रेस करना। ठीक है, जब उसे खींचते हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है आपका इसका आंसर। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, है ना। एक 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को उसकी दिशा में 10 मीटर में चलाता है तो किया गया कार्य होगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और फॉर्मूले मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए थे आपको, केवल कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट बताए थे, सारे ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, W = F × S। ठीक है, कार्य निकालना है, F क्या दिया है, 20 न्यूटन, है ना, तो 20 न्यूटन इंटू S, विस्थापन क्या है आपका 10 मीटर, ये 10 लिख दिया, कितने, 200 जूल। ठीक है, क्या हो गया, 200 जूल। बताइए मेरे को ऑप्शन, 0.5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, है ना, या 200, 200 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्लास हमारी इसी के आगे रहेगी। जय हिंद, जय भारत।